Good morning. Good afternoon, everyone. कुछ दिया था नोट करने के लिए, नोट कर लिया उसको? डन। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं मैं। इज इट विजिबल? होना चाहिए। नेट जहाँ पे मेरा स्लो हो जाएगा, मतलब वाईफाई स्लो हो जाएगा, तो वहां पे मैं शेयर करूंगा। ठीक है, या फिर मैं फोन के नेटवर्क से चलाऊंगा डेटा। तो फिर लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में कितने पॉइंट्स लिखे थे यार? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक और पॉइंट उसमें ऐड कर लेंगे, या पॉइंट के बाद ऐसा ही एक पॉइंट ऐसा, शायद एक पॉइंट मैं मिस कर गया था उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 7, 8th पॉइंट है, या बाद में लिख लेना, तुमने कॉपी किया होगा तो लास्ट में लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो मान लीजिए ऐसा है, ये फील्ड लाइन ऐसी है, यहाँ से ये फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, ये लाइन ऐसी है, ये लाइन ऐसी है। हाँ, 8th पॉइंट कर सकते हैं, या ऐसे ही एक एरो लगा के लिख लो। 8th पॉइंट है बेसिकली, ये पॉइंट नंबर 8 है, या आप ऐसे ही एक एरो लगा के लिख लो ना, जैसे ऐसा है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ ए, एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ बी। आप ये बताइए कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ग्रेटर होगी, यहाँ पे या यहाँ पे? बी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। क्यों? क्योंकि डेंसिटी, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेंसिटी है वो ग्रेटर है, यहाँ पे ज्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू हियर, है ना? तो इसका मतलब हुआ कि रिलेटिव डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस gives the idea of strength of electric field. The density of electric field lines gives the idea of strength of electric field. Strength of electric field gives the idea of strength of electric field. मतलब जहां पे डेंसिटी ग्रेटर होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी। जहां पे डेंसिटी ग्रेटर होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी। एक मिनट। तो ये आपका 8th पॉइंट रहेगा, या एक एरो लगा के आप ले लीजिए, ऐसा है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा फास्ट। ये सब पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर या रॉड, इसकी डेंसिटी λ1, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? λ1। यहाँ पे एक वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इसकी डेंसिटी λ2, और यहाँ से इसका सेपरेशन जो है वो x0 है, और इसका लेंथ l गिवन है। ये फाइनाइट वायर है, फाइनाइट लेंथ, और ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट। इसकी चार्ज डेंसिटी λ1 और इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस λ2। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। फाइंड अट्रैक्शन नहीं, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन किया पहले भी, किया इस टाइप का क्वेश्चन, ग्रेविटेशन।
वैक्यूम में है, फ्री स्पेस में, जब तक कुछ गिवन नहीं है तो समझ लेना आपको कि वैक्यूम में, कुछ भी गिवन नहीं है मतलब वैक्यूम में, सिंपल। क्या है आंसर, इतना टाइम क्यों लग रहा है यार, ये सब क्वेश्चन तो सॉल्व किया हुआ है ना। कुछ ऐसा ही आएगा। ये सब तो आना चाहिए आई थिंक आपको, इसमें तो कोई। एक्स डिस्टेंस पे क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे इसमें एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया, कितने का, डीएक्स का। तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, पीडीएफ नहीं, पेजेस, 4 पेजेस मिले होंगे आपको। इसका मतलब तुमने नोट भी नहीं किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ग्रुप पे देखो, वहां पे एक साइड में ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा है, एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपने उसको अगर नोट किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड का लर्न करो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दोनों सेम होएगा, कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क। पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, चार्ज अगर नेगेटिव हो गया तो रेडियली इनवर्ड्स होता है, बस, और कुछ नहीं है। इसका मतलब तुमने वो कॉपी भी नहीं किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर नहीं आएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी होगी यार, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो यहाँ पे जो इसकी वजह से फील्ड होगी E1 कितना होगा, इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज कितना होगा फील्ड, 2k लैम्डा बाय आर, यही होता है ना, 2k लैम्डा बाय आर। तो 2k लैम्डा 1/x, 2k लैम्डा 1/x। हाँ, अगर तुमने लर्न किया तो उससे तो आ जाएगा, बट फिर भी उसको तुम्हारे नोटबुक में होना चाहिए, वो सबके नोटबुक में वो होना चाहिए, 4 पेजेस सबके नोटबुक में होना चाहिए। और फिर आपको इसी टाइप का मिलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, वो भी पेजेस में होना चाहिए, वो मिलेगा आपको जब एक बार मैं यहाँ पे पोटेंशियल बता दूंगा। फिर कॉपी कर लिया इसको, E1 इक्वल्स टू 2k लैम्डा 1/x, E1 इक्वल्स टू 2k लैम्डा 1/x। तो अब ये बताइए स्मॉल सा एलिमेंट जो लिया है, यहाँ पे जो स्मॉल सा लैम्डा dx लिया है, इस पे चार्ज कितना होगा, dq। अच्छा, dq चार्ज है तो इस पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा 2 इंटू dx, यही होगा ना यार चार्ज। जैसे वहां पे क्या होता था, चार्ज होता था, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन में क्या आता था, मास, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। जैसे अपन लिखते थे ना डी के डी एम इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स, लिखते थे ना अपना डी एम इक्वल्स टू सिग्मा डी ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा डी ए। ये भी लिखते थे डी एम इक्वल्स टू रो डी वी, यहाँ पे क्या लिखना है, डी क्यू इक्वल्स टू रो डी वी। क्लियर है। यहाँ पे लैम्डा क्या, लीनियर मास डेंसिटी, सिग्मा क्या, सरफेस मास, सॉरी लैम्डा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या, सरफ लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर से लैम्डा क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहले क्या होता था, लीनियर मास डेंसिटी, इस चैप्टर में क्या बन जाएगा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये सिग्मा क्या बन जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे जो स्मॉल सा एलिमेंट ये वायर है, रॉड है मान लीजिए, या वायर है, तो इसमें जो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो यार चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी लेंथ। तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा डी एक्स, पहले वहां पे क्या लिखते थे, डीएम इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स, आया ना, साइड में इसको कॉपी कर लो, ये वाला पार्ट। डन।
तो अभी ये किसकी वजह से फील्ड यहाँ पे कितनी है, E1 है, चार्ज कितना है dq, मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्मॉल से एलिमेंट पे, फोर्स आ जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट dq. 4 पेजेस छोड़ दो, वहां पे 4 पेजेस आप क्या करो, उसमें लास्ट लेक्चर, जहाँ पे लास्ट लेक्चर तक था ना जहाँ पे, वहां पे सिर्फ ये कॉपी कर लो, उसके बाद 4 पेजेस आप छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से कॉपी कीजिए, ठीक है? तो थोड़ा सही लगेगा कि तुमको आता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले एक्सप्रेशन लिखे रहोगे फिर क्वेश्चन करोगे, तो रिवीजन में थोड़ा अच्छा रहेगा. डन. तो यहाँ पे फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा, dF इक्वल्स टू E1 इंटू DQ. तो dF की वैल्यू क्या लिखोगे आप, कितना आया था, 2k लैम्डा r ना, 2k लिखा है यहाँ, 2k लैम्डा 1/x, और ये कितना हो जाएगा, λ2 इंटू dx. तो यहाँ से dF की वैल्यू हो गई आपको 2k लैम्डा 1 λ2 dx/x हो गया. तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स F हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dF, 2k लैम्डा 1 λ2 dx/x, x varies from x0 to x0 plus L, लिमिट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, L1 L2 ln x, x0 प्लस L, ये x0 हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, 2k लैम्डा 1 λ2 ln x0 प्लस L माइनस ln x0. डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, ln x0 प्लस L बाई x0. यही फोर्स आ गया आपको नेट फोर्स, ये क्या गया, नेट फोर्स. क्लियर, कॉपी करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. a thin a thin charged ring of radius r, ring of radius r, charge q, charge q, and an infinitely long
infinitely long charged wire having charge density lambda, having charge density lambda is oriented along the axis of the ring with one of its end ends coinciding with the center of the ring, coinciding with the center of the ring, Find the force of interaction between the ring and the wire. Find the force of interaction between the ring and the wire. कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है समझ? ये एक रिंग बना दिया मैंने ऐसा, चार्ज क्यू है, और एक ये वायर है, इसका एक एंड यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग, एक साइड इनफाइनाइट दिखेगा और एक साइड एंड है, तो आप इसको सेमी इनफाइनाइटली भी बोल सकते हैं, बट इसका लेंथ तो आप मेजर कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको इनफाइनाइट भी अगर किसी ने बोला तो चलेगा, सेमी इनफाइनाइट भी बोला तो वो समझ में आना चाहिए कि उसका एक एंड जो है वो आप देख सकते हैं, बट सेकेंड एंड जो है वो आप नहीं देख सकते, ठीक है? तो सेमी इनफाइनाइटली एक ही होता है, बट सेमी इनफाइनाइटली में क्या होता है, एक एंड आप देख सकते हैं, बट इनफाइनाइटली अगर होगा टोटल तो इस साइड भी नहीं देख पाएंगे, इस साइड भी नहीं देख, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग बोला है, बट इसको एक्सप्लेन किया है कैसा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है? और इस पे चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। तो इन दोनों के बीच क्या बताना है आपको, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। क्या बताना है आपको, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। बताइए क्या हो। oriented along the axis of the ring with one of its ends coinciding with the center of the ring. Find the force of interaction between the ring and the wire. Ring और wire पे जो force of interaction होगा, you have to find the value of that force. आपको उस force की value बतानी है। ट्राई कीजिए एक बार। यहाँ पे मुझे ये बताओ किसकी वजह से फील्ड फाइंड किया जाए, रिंग की वजह से या फिर वायर की वजह से? किसकी वजह से फील्ड फाइंड करो, रिंग और वायर? रिंग ज्यादा बेटर है क्या, रिंग, क्योंकि रिंग की वजह से एक ही डायरेक्शन में दिखेगा, इसकी वजह से फाइंड करोगे तो डायरेक्शन यहाँ पे इस साइड, इसकी वजह से फाइंड करोगे तो इस साइड, इसकी वजह से फाइंड करोगे इस साइड, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा, है ना? और एलिमेंट भी लेना ज्यादा सही है इसके लिए, तो इस पे फाइंड करना होगा, एक्स डिस्टेंस पे या वाई डिस्टेंस पे फाइंड कर लीजिए। और आपको तो बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged ring on its axis, uniformly charged ring on its axis.
के क्यू लैम्डा वाई आर, वेरी गुड वेरी गुड, के क्यू लैम्डा वाई, करेक्ट आंसर। कॉपी कर लिया इसको, डन। नहीं सॉल्व करो ना, सॉल्व करो, टाइम लो, सॉल्व कीजिए इसको तो कॉपी कर। हाँ लेंदी है, थोड़ा लेंदी दिखेगा, बट अगर आपको, ठीक है ठीक, 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, बट अगर आपको इंटीग्रेशन वो वाला आता है, मतलब एफ और एफ डैश एक्स इन सब का कुछ, तो डायरेक्ट आ जाएगा, वरना थोड़ा सा टाइम लगेगा। डन। इसको एक्स मान लेते हैं, या वाई जो अज्यूम करना है, यहीं से स्टार्ट हो। तो इस रिंग की वजह से ये एक्सेस हो गया, इसका कुछ रेडियस है आर, इसका रेडियस आर है, तो यहाँ पे अगर फील्ड फाइंड करते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है। तो वाई डिस्टेंस पे ये जो वायर है उसमें एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया, कितने का, डी वाई का, डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स, लैम्डा डी, तो डी एक्स ले लिया, सॉरी डी एक्स ले लिया, डी एक्स, तो इसका जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, डी क्यू कितना होगा, लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स। यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, इसको 1 मान, तो फील्ड ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग, तो 1, इसको E1 बोल देता हूँ ऑन इट्स एक्सेस, है ना। ये कितना होता है, के क्यू, के क्यू वाई, है ना, ए क्यू एक्स बोल, वाई नहीं, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाय, ऐसा आता था। है ना, ये आता था। रूट आर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, रूट आर नहीं आ रहा है, शायद आर ही आएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, फोर्स ऑन, आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, देखो ना, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, अगर तुमने इंटीग्रेशन का लेक्चर अटेंड किया हो जो बताया था, तो तुमको तुरंत आ जाएगा, वरना फिर टाइम जाए, वरना फिर कुछ आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। बट अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू लैम्डा डी एक्स। तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा यार, नेट फोर्स, यहाँ पे नेट आ जाएगा, टोटल या नेट फोर्स, टोटल हटा दीजिए, नेट ज्यादा बेटर है, वेक्टर है, तो नेट फोर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, तो जो कांस्टेंट है बाहर कर दो पहले, रख सकते हो, रख सकते हो ऐसे, बट नहीं रखूंगा मैं, देखो ना, कुछ ऐसा बताया था, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन एफ डैश एक्स डी एक्स, याद है, ये फंक्शन है, इसका पावर एन है, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये बताया था, एक्स रेज टू एन प्लस 1/n+1 एन की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं होनी चाहिए, -1, एन जो है -1 नहीं होना चाहिए, वरना हर के लिए वैलिड हो जाएगा, -1 के केस में लॉन आ जाता था, ये बताया इंटीग्रेशन में मैंने, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स रेज टू n+1। अब देखो ये एक फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2,
वही बोल रहा हूँ, अगर लर्न किया होगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। देखो यहाँ से, ये फंक्शन है, फंक्शन का पावर 3/2 है, यही n है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, r तो कांस्टेंट x वेरिएबल है, कितना आएगा डिफरेंशिएशन, ये आपका f ऑफ x, डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा, f डैश x करोगे, ये फंक्शन पावर नहीं, पावर तो n है, इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा ना यार, बट यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, x है, तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा, के क्यू लैम्डा बाई 2, इसको बाहर कर दिया, और ये फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स रेज टू 3/2, और ये आपका डिफरेंशिएशन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से के क्यू लैम्डा बाई 2, यहाँ से क्या हो जाता था, -3/2 माइनस, तो एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो -3/2 प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, तो 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ये वाला एलिमेंट यहाँ से इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा तो 0, इन्फिनिटी हो जाएगा दूसरे एंड पे, अपॉन -3/2 प्लस 1, लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स यही है, पुट कर देंगे बाद में अपन, इतना कॉपी कर लीजिए पहले। नहीं आ रहा है, आपको बताया था, जहां पे कुछ नहीं है, मान लो ये फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा है, कह रहे हैं कुछ ऐसा फॉर्मूला, तो क्या बताया था, इंटीग्रेशन में क्या करना है, जहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आया, वहां पे जो आपको लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, उसको आप टी मान लीजिए, उसको आप, हाँ इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन होगा, उसको आप टी मान लीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी स्क्वायर अज्यूम कर लिया, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा जो आप अभी आगे आगे आने, सेम वही आंसर आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी स्क्वायर अज्यूम कर लिया, फिर टी के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सबको सब्स्टिट्यूट करके एक सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगा, क्या दिखेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, आंसर आ जाएगा, कॉपी कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगा फिर। साइड में ये लिख लेना, अगर n की वैल्यू -1 होती तो लॉन में आ जाता, n की वैल्यू -1 होती, कॉपी कर लो यार, यहीं से कॉपी करो,
स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से, वो वाईफाई का कुछ इशू आ रहा है, पता नहीं क्या ही है यार, है ना। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार देख लो। तो ये वाली वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, पुट कर दीजिए वैल्यू, एक बार वैल्यू पुट कर दीजिए। डन। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार वो ध्यान रहे। के क्यू लैम्डा इन्फिनिटी पुट कर दीजिए तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 पुट कर दीजिए 1/r आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू लैम्डा बाय आर। ये आंसर आ गया, आंसर ये आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए, ये ऐसा है। ये एक वायर है, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यहाँ से यहाँ तक एक वायर है सेमी इनफाइनाइटली, यहाँ से यहाँ के बाद जो है ये वाला पार्ट जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका सेंटर है, ये वाला क्वार्टर सर्कुलर पार्ट, क्वार्टर सर्कुलर पार्ट। यहाँ से ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यहाँ ये एक ही वायर है, यहाँ से यहाँ तक एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये ए टू बी जो आपको दिख रहा है, ए टू बी, ए बी जो है ये क्वार्टर सर्कुलर पार्ट, क्वार्टर सर्कुलर आर्क। यहाँ से लैम्डा, और ये वाली वैल्यू आर है और ये वाली वैल्यू आर है, ये पॉइंट ओ है। तो फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ओ पे आपको क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान लीजिए एक्स वाई में लिखना है तो ये एक्स मान लीजिएगा और ये वाई, आई कैप जे कैप में अगर आंसर आ रहा है तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई। वेक्टर के टर्म में ही बता दीजिए, वेक्टर के टर्म में आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा, वेक्टर के टर्म में बता दीजिए। प्लस, प्लस माइनस गिवन होगा तो, जब भी नेगेटिव होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव हुई तो माइनस लिखा होगा। ये बताओ पहले, अगर ये ऐसा है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऐसा बना दिया, मुझे आर डिस्टेंस पे फील्ड फाइंड करना है, यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दो, दो कंपोनेंट आएगा, अरे कितना कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट आता है ना यार। अगर कोई स्मॉल एलिमेंट लोगे तो इसकी वजह से फील्ड ऐसा जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, इसको बोलेंगे ई परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा ई पैरेलल, ई पैरेलल, ऐसा ही लिखते हैं ना। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई परपेंडिकुलर
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, कितना, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, क्योंकि एक एंगल 0 हो जाता है, दूसरा 90, के लैम्डा बाय आर। तो वैसा ही ये है, इसको मान लो 1, इसको मान लीजिए 2, और ये है 3, ये है 3। तो इसकी वजह से फील्ड कैसी आएगी, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कैसी आएगी, आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इसकी वजह से एलिमेंट लोगे तो एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, तो ये होगा ई परपेंडिकुलर 1, और ये होगा ई पैरेलल 1, ये फर्स्ट है। अरे एलिमेंट ये लिया ना, एलिमेंट किस साइड लोगे इसमें, अरे एलिमेंट किस साइड लोगे, इस साइड लोगे ना एलिमेंट, एलिमेंट इस साइड लोगे तो फोर्स फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा ना, प्लस है तो प्लस लैम्डा है ना, तो फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड। ये वाला एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लो, इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड। इसकी वैल्यू कितनी, के लैम्डा बाय आर, इसकी वैल्यू भी कितनी, के लैम्डा बाय आर। कॉपी कर लो इतना पहले, फिर इसकी वजह से फाइंड करेंगे, फिर इसकी वजह से फाइंड करेंगे, कॉपी कर लीजिए। तो E1 को आप लिख सकते हैं, E1 की वैल्यू आप ऐसा लिख सकते हैं, E1 ये हो जाएगा के लैम्डा बाय आर आई कैप माइनस के लैम्डा बाय आर जे कैप, के लैम्डा बाय आर जे कैप। सेकेंड देखिए, आपका ये ऐसा है, क्वार्टर सर्कुलर है, इसकी वजह से फील्ड कैसी होगी, तो हमेशा फील्ड एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होती है, ये प्लस है तो इस साइड E2, इस फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो 2 के लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, तो साइन 90 डिग्री बाय 2, तो 2 के लैम्डा बाय आर साइन 45 डिग्री, मतलब हो जाएगा √2 के लैम्डा बाय आर, ये यही हो गया। इसको आप कंपोनेंट में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ये 45 डिग्री होगा, बट उससे ज्यादा कुछ इजी दिखेगा मुझे। तो थर्ड वाला ऐसा है, इसकी वजह से यहाँ पे चाहिए फील्ड आर डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से एलिमेंट लो, तो इसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, ये होगा ई पैरेलल 2, ये हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, और ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर 2, ये भी हो जाएगा के लैम्डा बाय आर। तो E3 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा के माइनस के लैम्डा बाय आर आई कैप प्लस के लैम्डा बाय आर जे कैप। तो नेट फील्ड एट पॉइंट ओ कितना जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नेट, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, तो E1 और E3 तो 0 हो जाएगा यार, E1 और E3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, E2 को बाद में पुट करेंगे अपन, के लैम्डा बाय आर जे कैप प्लस E2, ये कितना माइनस के लैम्डा बाय आर आई कैप प्लस के लैम्डा बाय आर जे कैप, तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नेट का जो E2 के इक्वल हो जाएगा। अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो ई नेट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया कितना, √2 के लैम्डा बाय आर, √2 के लैम्डा बाय। अब अगर मुझे वेक्टर के टर्म में लिखना होगा तो ये कौन सा 45 होगा, ये भी 45, तो E2 cos 45 आई कैप, E2 sin 45 जे कैप, आंसर आ जाएगा।
आंसर आ जाए। तो ऐसा दिखे तो आप उसको पहले ब्रेक कर लीजिए, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता है उतने उतने पार्ट में आप ब्रेक करते हैं, फिर आंसर आएगा। इसकी वजह से ये ऐसा है, इसकी वजह से यहाँ पे फाइंड करना है, कोई भी स्मॉल इस साइड एलिमेंट लेना पड़ेगा, इस साइड एलिमेंट लीजिए, तो इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। ऐसा हुआ तो एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड और एक कंपोनेंट इस साइड, तो ये इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू भी इतनी, तो एक्स वाला नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग है, इसीलिए नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग है, इसीलिए नेगेटिव। डन। ये ऐसा है, इस साइड इनफाइनाइट, इस साइड इनफाइनाइट। अच्छा एक मिनट, एक मिनट। और यहाँ पे ये वाला सेमी सर्कुलर है, क्या है, सेमी सर्कुलर, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस आर है, यहाँ से इसका डिस्टेंस आर है, और ये भी आर है, ये क्या है, सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर, इस साइड इनफाइनाइट है, इस साइड इनफाइनाइट है, लैम्डा है, लैम्डा है, सब लैम्डा ही है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्या है, ओ है, तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। एक मिनट रुकिए, हाँ जी, थोड़ा फास्ट कॉपी कर लीजिए। इस साइड भी इनफाइनाइट है, इस साइड भी इनफाइनाइट, और ये इसका जो ये वाला पार्ट है, ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, रेडियस आर आर, पूरा लैम्डा ही है। तो इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। बताइए क्या होगा नेट।
डायरेक्शन के साथ देखना है तो इसको x मान लीजिएगा, इसको y, मतलब प्लस आई कैप इस डायरेक्शन में, प्लस जे कैप इस डायरेक्शन में, माइनस आई इस डायरेक्शन, माइनस जे इस डायरेक्शन। सेंटर पे फाइंड करना है तो एक बताया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क, है ना, एट इट्स सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर, सेम वैसा ही देखना, एक लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर। तो ये सर्कुलर आर्क है, तो इसके सेंटर पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कौन सा फॉर्मूला, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, और वो हमेशा किसके अलॉन्ग होता है, अलॉन्ग एंगल बाय सेक्टर, अलॉन्ग एंगल बाय सेक्टर। पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, नेगेटिव चार्ज है रेडियली इनवर्ड्स होगा। आ जाना चाहिए आंसर। इसको 1 मान लेता हूं मैं, इस वाले को 2 और इस वाले को 3। इसकी वजह से कहाँ पे, यहाँ पे 0 आ रहा है, आई थिंक करेक्ट होना चाहिए, देख लेते हैं। तो इसकी वजह से फील्ड इस साइड, कैसे डिसाइड करना, क्लियर है, सही है, 0 ही आएगा शायद। ई पोपेंडिकुलर 1, और ये वाली वैल्यू ई पैरेलल 1, कितना, 2, 2 नहीं, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, ये भी के लैम्डा बाय आर। तो इसकी वैल्यू E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, के लैम्डा बाय आर आई कैप माइनस के लैम्डा बाय आर जे कैप। सेकेंड, थर्ड वाला पहले देख लो। इसकी वजह से यहाँ पे चाहिए आर डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से कोई एलिमेंट इस साइड लो तो इस साइड फील्ड आएगा। तो एक कंपोनेंट इस साइड के लैम्डा बाय आर का, एक कंपोनेंट इस साइड के लैम्डा बाय आर। तो E3 की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, माइनस के लैम्डा बाय आर आई कैप माइनस के लैम्डा बाय आर जे कैप। थर्ड जो था ये ऐसा है, एंगल बाइसेक्टर, ये होगा फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इस डायरेक्शन में, E3 कितना, 2k लैम्डा बाय आर साइन 180 डिग्री बाय 2। टोटल एंगल 180 डिग्री है ना यार, तो साइन 180 डिग्री बाय 2, तो 2k लैम्डा बाय आर साइन 90, साइन 90 कितना होगा 1, 2k लैम्डा बाय आर। अगर वेक्टर के टर्म में लिखना है तो ये जे कैप में है, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप 2k लैम्डा बाय आर जे कैप, 2k लैम्डा बाय आर जे कैप। कॉपी कर लो, सबको ऐड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज 0। आपको 0 मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, 0। नहीं 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 नहीं, कंडक्टर के अंदर, ये वायर के बाहर है, ये पॉइंट वायर के बाहर है। वायर के बाहर मतलब क्लोज लूप नहीं है ना, 3D वाला नहीं है ना कि उसके अंदर वो पॉइंट है, नहीं है। इससे पहले भी था वैसा, बट नहीं था, क्लोज नहीं है। जब आप नेट फाइंड करेंगे यहीं पे लिख देता हूँ, ई नेट क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, सबकी वैल्यू को पुट करो, 0 आएगा। सबकी वैल्यू को पुट कीजिए, क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद ये कॉपी कर, ये ये फिर ये फिर ई नेट की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, आपको 0 वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, 0।
ये एक रिंग है, इस रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ये, इस पे चार्ज क्यू है प्लस क्यू, इसका जो रेडियस है वो आर गिवन, रेडियस आर। यहाँ पे एक रॉड है, थिन रॉड, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये आर है और इसका ये डिस्टेंस भी आर है। मतलब ये जो रॉड है, इस रॉड का लेंथ कितना है, 2r है। ये रॉड जो है या वायर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड या वायर कुछ भी लिख दिए क्योंकि थिन रॉड है ना, हैविंग चार्ज क्यू, हैविंग चार्ज माइनस क्यू, क्या चार्ज है माइनस क्यू। ये एक रिंग है, रिंग के सेंटर से ये पास हो रहा है, ऐसा रिंग है, ये रिंग है और इसके परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास हो रहा है, एक्सिस के अलोंग, रॉड इज अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग। ये बताओ अभी नेट फोर्स क्या होगा इस रॉड पे या इस पे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसको भूल जाओ, ये ऐसा है। इस साइड फोर्स फाइंड करोगे किस डायरेक्शन में आएगा, डायरेक्शन बता दो पहले, इस साइड फोर्स फाइंड करोगे किस डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड्स नहीं, अपवर्ड्स फील्ड आएगी, फोर्स डाउनवर्ड्स आएगा, रेडियली इनवर्ड्स, करेक्ट, अपवर्ड्स नहीं आएगा, रेडियली इनवर्ड्स आएगा। क्यों आएगा, इसकी वजह से फील्ड इस साइड होगी बट इस पे चार्ज नेगेटिव है, इस पे चार्ज नेगेटिव है, मैं भी वो पॉजिटिव सोच लिया था, चार्ज क्या है नेगेटिव है, तो फील्ड तो इसकी वजह से इस साइड होगी बट इस पे चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा इनवर्ड्स। इस पे फाइंड करोगे तो इस हाफ पे, हाफ पार्ट पे फाइंड करोगे तो इस हाफ पार्ट पे फाइंड करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसकी वजह से फील्ड आएगी डाउनवर्ड्स बट नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स आएगा अपवर्ड्स, फोर्स इस साइड आएगा और इस पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पे जितनी फोर्स की वैल्यू होगी इस पे भी फोर्स की वैल्यू सेम होगी। मतलब ये किस में होगा, ये पूरा सिस्टम अभी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। बात आ रही है समझ में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द रॉड इज डिस्प्लेस्ड, द रॉड इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम, अरे नेट फोर्स जीरो है ना, तो नेट फोर्स जीरो होने से इक्विलिब्रियम में होता है ना पार्टिकल। नहीं समझ में आ रहा कि नेट फोर्स कैसे जीरो है, ये समझ में आ रहा है कि नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो है तो किस में होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा ना। द रॉड इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब अभी का जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहीं से क्या किया, रॉड को स्लाइटली डिस्प्लेस किया। द रॉड इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, मतलब जिस लाइन में है उसी के अलोंग, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, स्लाइटली डिस्प्लेस किया अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, axis of ring, and then released, and then released, then released। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ रॉड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ, तो क्या करेगा, जैसे रिलीज करोगे, जैसे रिलीज करोगे इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, आप इसको इस साइड डिस्प्लेस करोगे फोर्स इस साइड लगेगा, नेट फोर्स अभी इस साइड लगेगा, तो ये ऑसिलेट करता रहेगा। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ, मतलब एसएचएम हो रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन। क्वेश्चन नोट कर लो एक बार ट्राई भी कीजिए आप, देखिए कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं तो सॉल्व करूंगा ही। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना यार कि अभी जैसा ये आर इस साइड है, आर ऐसा है, ये जो रॉड है 2r का ये इक्विलिब्रियम में, इस पे नेट फोर्स जीरो है, इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए। स्लाइटली डिस्प्लेस किया, मतलब अगर आप x डिस्प्लेस कर रहे हो या y डिस्प्लेस कर रहे हो, y डायरेक्शन है तो y मान ले, तो y डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया तो y वुड बी वेरी लेस एज कंपेयर टू r, r से बहुत ही कम होगा वो वैल्यू।
वही है, टाइम पीरियड मतलब वही है। समझ लीजिए एक बार, ये भी आर है और ये भी आर है, ठीक है। अभी क्या होगा, आपने इसको वाई डायरेक्शन से, वाई डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, इस साइड वाई डिस्प्लेस कर दिया, तो इस साइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस वाई, और इस साइड कितना हो जाएगा, आर प्लस वाई। वाई इस साइड डिस्प्लेस किया तो आर प्लस वाई हो जाएगा, पहले आर था, वाई डिस्प्लेस किया, आर प्लस वाई, ये आर माइनस। अब ये बताइए कि अगर मैं इसका आर माइनस वाई डिस्टेंस कंसिडर करूं, ये वाला डिस्टेंस आर माइनस वाई, आर प्लस वाई आर माइनस वाई में किसी को कोई डाउट है? अब इस साइड कितना बचेगा लेंथ इसका, आर माइनस वाई, इस साइड लाइन कितना हो जाएगा, आर प्लस वाई, ऐड करोगे 2r ये होगा। अगर मैं आर माइनस वाई डिस्टेंस इसका कंसिडर करूं, तो क्या इस आर माइनस वाई में और इस आर माइनस वाई वाले में फोर्स की वैल्यू अभी भी सेम होगी क्या? अगर फोर्स की वैल्यू सेम होगी मतलब इस वाले वायर में एक्स्ट्रा फोर्स इसकी वजह से आ रहा होगा, इस 2y की वजह से आ रहा होगा, एक्स्ट्रा फोर्स इसी 2y पे लग रहा होगा ना यार। कुछ बात आई समझ में? एक्स्ट्रा फोर्स किसकी वजह से लग रहा होगा, 2y की वजह से, ठीक है। तो क्या था, पहले r था, ये भी r है, अभी क्या किया, y डिस्प्लेस कर दिया, y डिस्प्लेस किया तो ये वाला लेंथ हो जाएगा r प्लस वाई, ये वाला लेंथ हो जाएगा r माइनस वाई। तो r माइनस वाई इस साइड है तो r माइनस वाई इस साइड भी कंसिडर कर लीजिए। तो r माइनस वाई और r वाई माइनस वाई, इसमें जो फोर्स होगा ये फोर्स इसमें होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ये वाले फोर्स इसको कैंसल आउट कर देंगे, तो इस पे जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा सिर्फ इस पे लग रहा होगा, 2y पे फोर्स लग रहा होगा। एंड y इज वेरी स्मॉल, y वेरी स्मॉल है तो आप उसको एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, y वेरी स्मॉल है तो पॉइंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं वो, ऐसा समझ लीजिए आप। तो 2y इज वेरी स्मॉल, तो आप क्या करेंगे, इस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन 2y लेंथ, चार्ज ऑन 2y लेंथ, कितना चार्ज होगा, क्यू डैश बोल देता हूं मैं, तो चार्ज कितना होगा, तो टोटल पे चार्ज, इसका लैम्डा क्या डिफाइन करोगे, तो लैम्डा इक्वल्स टू डिफाइन करोगे ना माइनस क्यू बाई टू आर, माइनस क्यू बाई टू आर लिखोगे ना यार लैम्डा को, तो इस पे कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू 2y, लैम्डा की वैल्यू कितनी, माइनस क्यू बाई टू आर इंटू 2y, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू वाई बाय आर, होगा या नहीं होगा? तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो पार्ट है 2y का, 2y का जो पार्ट यहाँ से यहाँ तक लेंथ कंसिडर किया है, तो ये वाला डिस्टेंस होगा आपका r माइनस वाई, और ये वाला डिस्टेंस r प्लस वाई है, तो r के रिस्पेक्ट में r इज मच ग्रेटर देन y है, तो आप y को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे, y को इस r के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये भी r दिखेगा और आपको ये भी r दिखेगा, इसका मतलब है इतने पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, इतने पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसकी वजह से जो होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कुछ आई बात समझ में? अरे ये r माइनस वाई है, ये r प्लस वाई है, y इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू r, तो आप यहाँ पे फील्ड फाइंड करें या यहाँ पे फील्ड फाइंड करें, आप r ही कंसिडर करोगे, क्योंकि y नेग्लेक्ट कर दोगे तो r r दिखेगा, मतलब इस पोर्शन के लिए फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और वो फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, क्या लिखोगे, पहले इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लीजिए।
डन। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग on its axis at a distance r माइनस एक्स, इसी को आप बोल सकते हैं r प्लस एक्स, या इसी को आप बोल सकते हैं y, लिखा था ना y, या इसी को मैं बोल देता हूँ y, है ना, सिंस r इज मच ग्रेटर देन y। तो कितना हो जाएगा e की वैल्यू, के क्यू, जितना डिस्टेंस होता है वो तो डिस्टेंस आर आर ही ले लो, आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर, प्लस रेडियस भी उसका आर ही है, अंडर रूट नहीं होता है, रेस टू 3/2, के क्यू आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2, तो यहाँ पे वो भी आर है, रेस टू 3/2 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई यार, तो के क्यू आर बाय ये आर 2r² रेस टू 3/2, तो ई की वैल्यू हो जाएगी आपको के क्यू आर, ये 2 रेस टू 3/2 मतलब 8 रेस टू 1/2, और ये स्क्वायर जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको आ जाएगी, के क्यू एक आर कैंसिल कर दो, 2√2r² आ जाएगा। तो अब ये बताइए, ये रिंग है, इस रिंग की वजह से यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में है, और ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का चार्ज नेगेटिव है ना, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, -qy/r, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इसी फोर्स को आप क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। आप डिस्प्लेस कर रहे हैं इस साइड, तो इस पूरे वायर पे या रॉड पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसमें फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये एसएचएम कर रहा है। जैसे आप इस साइड डिस्प्लेस करते हो तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो नेट फोर्स है वो आ जाएगी, सिर्फ माइनस लगा देना, नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू डैश इंटू ई। क्यू में आपको पता है कि मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, कभी भी माइनस साइन नहीं यूज करते हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। माइनस क्यू आई, ऐसा नहीं कि माइनस पुट कर दिया, माइनस की वजह से ही ये डायरेक्शन ये हुआ है, इंटू ई, ई की के क्यू बाई 2√2r²। तो एफ आर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा के क्यू क्यू बाई 2√2r² इंटू वाई। तो कुछ ऐसा होता था ऑल्सो, आपको पता है एसएचएम में क्या होता है, एफ आर इक्वल्स टू -ky या के एक्स, वाई डायरेक्शन में तो के वाई, तो के की वैल्यू ये हो जाएगी। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π अंडर रूट टाइम पीरियड 2π अंडर रूट m/k, तो कितना हो जाएगा 2π, मास m मान लेना उस रॉड का मास क्या हो गया m, तो m बाय कितना हो जाएगा के क्यू क्यू बाय 2√2r², मतलब आंसर हो जाएगा 2π2√2r² m या mr² के क्यू क्यू। के क्यू क्लियर है, कुछ आई बात समझ में आपको, कॉपी कर लीजिए।
कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पे अगर आप चार्ज कहीं पे भी रख दोगे, क्या है, कंडक्टिंग है, तो इसको चार्ज करने का क्या मतलब है, चार्ज मतलब या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा तो नहीं कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज दिया, तो ये पहले से न्यूट्रल था अभी भी न्यूट्रल हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं होगी उसकी। तो इसको या तो पॉजिटिव चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर बनेगा, या तो नेगेटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर बनेगा। तो आप जो भी पॉजिटिव चार्ज दोगे या नेगेटिव चार्ज दोगे, इसको, ये सॉलिड है, पॉजिटिव चार्ज दोगे या नेगेटिव चार्ज दोगे, वो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, तो उस चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपेल होके वो कहाँ पे आ जाएगा, तो सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन वो क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग। तो इसलिए चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और थिन स्फेरिकल शेल दोनों सेम होता है। किसके कॉन्टेक्स्ट में, चार्ज के कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि दोनों केस में चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। दोनों केस में चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। तो अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो चार्ज कहीं पे भी आप दोगे कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो क्या होता है, एक्सेस चार्ज, एक्सेस चार्ज रिसाइड्स, एक्सेस चार्ज मतलब या तो एक्सेस चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ या कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर बोल ज्यादा बेटर, एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इस पे अगर चार्ज कहीं पे भी दोगे आप, वो कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसा बन जाएगा, हॉलो है, सॉलिड, लेकिन अगर चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो हॉलो बन जाएगा। मतलब इस पे चार्ज जो भी होगा क्यू, तो आप क्यू को लिखेंगे सिग्मा इनटू एरिया। तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, है सॉलिड लेकिन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन नहीं होगी, क्या डिफाइन होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन। यहीं पे अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता, नॉन कंडक्टिंग, देखना उसमें लिखा हुआ है ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, मैंने उसको अंडरलाइन भी किया है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो इस पे क्या होगा, आप जो भी चार्ज दोगे, जहां पे चार्ज दोगे वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है, इसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता है, इसमें चार्ज मूव नहीं करेगा। तो इस पे चार्ज जो है वॉल्यूम में रहेगा, इसमें चार्ज कैसा रहेगा, वॉल्यूम में रहेगा, पूरे बॉडी में चार्ज रहेगा, सरफेस पे। तो इसके लिए जो क्यू डिफाइन करेंगे, तो रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये तो वॉल्यूम। ये बात आई समझ में। उसी तरीका से अगर आप नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली लॉन्ग या लार्ज शीट, इसको देखेंगे, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है मतलब क्या है, किसी एक साइड होगा, किसी एक साइड होगा, दोनों साइड नहीं है, किसी एक साइड। चार्ज आपने इस सरफेस पे रखा है तो चार्ज इसी सरफेस पे रहेगा, जिस सरफेस पे आप चार्ज रखोगे उसी सरफेस पे रहेगा चार्ज। सिग्मा मान लेते हैं, अगर ये लॉन्ग बोल दिया मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसकी वजह से आप कहीं पे भी फील्ड फाइंड करो, आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी फील्ड की वैल्यू फाइंड कीजिए, किसी भी डिस्टेंस पे, ई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले पढ़ा था अपन ने 2 पाई सिग्मा जी, याद है, ये सब पढ़ा था, 2 पाई सिग्मा जी। सिग्मा को जी को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो सिग्मा बाय 2 सिग्मा हो जाएगा, लिखा हुआ है उसमें। तो शीट की वजह से क्या होती है फील्ड, अगर एक साइड चार्ज है तो ये होगा, एक साइड चार्ज, अगर दोनों साइड चार्ज देते कितना होता, दोनों साइड चार्ज देते कितना हो जाता, इसका डबल हो जाता, इसका डबल हो जाता। कॉपी कर लो, चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में ये जो सॉलिड स्फीयर है वो भी कैसा हो गया, हॉलो या स्फेरिकल शेल बोल दीजिए, या स्फेरिकल शेल।
हाँ, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं होके एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं होके एप्सिलॉन आ जाएगा मीडियम में। जब आउटसाइड होता है, याद है जब सॉलिड स्फीयर होता था, जब फील्ड फाइंड करते थे, जब फील्ड फाइंड करते थे और सॉलिड स्फीयर होता था, तो उसमें पूरे मास को कहाँ पे अज्यूम करते थे? सेंटर पे। लेकिन कभी अज्यूम करते थे, कभी अज्यूम करते थे जब आपको फील्ड इसके सरफेस पे या आउटसाइड फाइंड करनी होती थी, तभी अज्यूम करते थे। या पोटेंशियल इसके सरफेस पे या आउटसाइड फाइंड करना होता था, तभी अज्यूम करते थे। तो इस केस में भी चार्ज को आप सेंटर पे कब अज्यूम करोगे? जब आपको सरफेस या आउटसाइड फाइंड करना होगा तभी सेंटर पे। अगर इनसाइड फाइंड करना होगा तो आप नहीं अज्यूम कर सकते, क्योंकि इनसाइड में क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज तो कभी आएगा नहीं, टोटल चार्ज तो कभी आएगा ही नहीं। कुछ आई बात समझ में? इसलिए सेंटर पे उस केस में अज्यूम मत करना। सिर्फ उतने को ही कंसिडर करना जितना आप आर डिस्टेंस पे, आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का आप स्फीयर मान रहे हो, तो उतने ही चार्ज को सेंटर पे अज्यूम कर सकते हो, सिर्फ उतने ही चार्ज। ये क्लियर होना चाहिए। सब कैसा आ जाएगा? ग्रेविटेशन में जैसा पढ़ा था वैसे ही हो जाएगा। सिर्फ वहां पे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं होता था। क्यों? मास ऐसा मास मूव थोड़ी करेगा, मास मूव थोड़ी करेगा, इसीलिए वहां पे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं होता था। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं होता। ये सब लॉन्ग, ये कैसे शीट है, थिन है, थिन, मतलब इसका थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल। इसका थिकनेस क्या है? नेग्लिजिबल। अगर ये में ये कंडक्टिंग होता तो क्या होता? अगर ये कंडक्टिंग हो जाए, क्या हो जाए? कंडक्टिंग, तो फिर क्या हो? कंडक्टिंग शीट, conducting infinitely long, infinitely long thin sheet। अगर ये ऐसा होता, कंडक्टिंग है मतलब अगर आप जो भी चार्ज देते, वो चार्ज उसके उस साइड वाले सरफेस पे भी आ जाता। तो मैं सिर्फ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, थिन है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ थिकनेस दिखा दिया, ऐसे बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आए कि चार्ज इस साइड भी आ जाएगा, चार्ज जो है उस सरफेस पे भी आ जाएगा, इसलिए ऐसा बना। इस साइड वाला सरफेस 2 और इस साइड वाला 1। तो इसकी वजह से अगर आप कहीं पे भी फाइंड करो यहाँ पे, तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है दोनों की वजह से इसी साइड होगा। तो नेट फील्ड अगर आप फाइंड करोगे तो इसके इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। E1 प्लस E2, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या जाएगा? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, अगर आपने कोई शीट कंसिडर किया है, कोई शीट कंसिडर किया है, तो उसकी वजह से चार्ज क्या होगा? थिन शीट कंसिडर किया है तो उसकी वजह से एक सरफेस की वजह से फील्ड इतनी हो जाएगी, एक सरफेस की वजह से फील्ड कितनी हो जाएगी? क्लियर है? नेक्स्ट एक और पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज थिक चार्ज शीट। थिक आ गया अभी, चार्ज शीट, मतलब यहाँ पे इसका कुछ थिकनेस होगा, इसका कुछ थिकनेस होगा। और ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग है। क्या कैसा है? नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, तो कुछ थिकनेस है। तो केस वन बना देते हैं, आउटसाइड और इनसाइड सिर्फ लिख देता हूँ, सरफेस पे खुद से आ जाएगा। आउटसाइड दिस शीट, शीट, शीट के बाद इसका थिकनेस मान लीजिए, ये इसका थिकनेस दिया हुआ है डी। थिकनेस क्या है? डी। इसमें चार्ज,
इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब ये इसका थिकनेस दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये थिकनेस दिख रहा है, और ये वाला जो पार्ट है इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब आ रही है बात समझ में, ये वाला थिकनेस, ये थिकनेस है और ये इसका थिकनेस है, मतलब इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, ऐसी दिखेगी। यहां से अगर आप देख रहे हो तो आपको ये पोर्शन दिख रहा है और ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, इसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइटली, बट थिकनेस क्या दिया हुआ है, थिकनेस क्या दिया हुआ है, डी, लेंथ तो इनफाइनाइटली। तो कहीं इसी पॉइंट पे फाइंड करना है, किसी इस पॉइंट पे फाइंड करना है। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी, या लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन, यहाँ पे क्या डिफाइन होगी, लीनियर, वॉल्यूम और सरफेस। रो डिफाइन होगा, रो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है तो जहां पे रखा वहीं पे, कंडक्टिंग होता तो सरफेस पे आ जाता, कंडक्टिंग होता तो इस साइड आ जाता और इस साइड आ जाता, सरफेस पे आ जाता। नॉन कंडक्टिंग चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन। ठीक है, अब मान लो इस पॉइंट पे मुझे फील्ड फाइंड करनी है, इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी, तो क्या करेंगे, कोई भी एक स्मॉल सा शीट लेंगे, थिन शीट लेते हैं, थिन शीट, थिन, एक थिन शीट ले लिया, क्या ले लिया, एक यहाँ पे ये एक थिन शीट ले लिया, थिन शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू थिन शीट, इसकी वजह से, इस शीट की वजह से यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउट लिख देता हूँ, कितना आ जाता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता ना। इसको ऐसे लिखते ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, बट यहाँ पे चार्ज तो सिग्मा डिफाइन नहीं है, रो डिफाइन है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाती है, डेंसिटी। अगर टोटल के लिए बात करते तो इस वाले का थिकनेस मैं मान लेता हूँ कुछ dx, इस वाले का थिकनेस मैं मान लेता हूँ dx, तो सिग्मा क्या हो जाता है, रो dx। ये देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये समझ में आया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है रो dx, x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले लिया, ये समझ में आया कि रो dx। जैसे देखो रो क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम मतलब एल क्यूब मीटर क्यूब, कूलम अपॉन मीटर क्यूब होगा ना। अगर आप इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, रो इंटू डी कर दिया है या डी एक्स कर दिया है, आपने मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, चार्ज अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जो रो को जो अगर लेंथ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा बन जाएगा वो, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, रो डी एक्स। तो टोटल फील्ड कितनी हो जाएगी यार, टोटल फील्ड या नेट फील्ड बोल दीजिए, ज्यादा बेटर है, नेट फील्ड। नेट फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आउट, लिख दो इसको, तो डी आउट हो जाएगा, ई आउट इज डी आउट। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, dx को इंटीग्रेट करोगे डी आ जाएगा, dx को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, डी आ जाएगा, तो आंसर आपका कितना आएगा, रो डी बाय 2 एप्सिलॉन डी आउट। तो शीट की वजह से, अरे यहाँ पे फाइंड करना है इसका थिकनेस, तो थिकनेस है तो क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का, dx इज वेरी स्मॉल ना, dx यहाँ पे dx लिखा है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो dx विड्थ का एक शीट लिया, थिन शीट लिया, इस शीट की वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी ना। तो सिग्मा क्या होगा, रो dx, सिग्मा क्या होगा, रो dx, जब आप dx क्या लेंथ, ये थिकनेस बोल दीजिए, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, dx से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे रो को, तो आपको क्या मिलेगा, सरफेस वाला पार्ट मिलेगा। तो रो dx लिख दिया बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेट कर दो, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा, रो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
सही बात समझ में। कॉपी कर लो इसको, थोड़ा फास्ट कीजिएगा कॉपी। एक पार्ट और बताना है, इसका सेकेंड पार्ट इसके बाद। इसके साथ 2-3 क्वेश्चन भी रहेगा पीडीएफ में, जो पीडीएफ सेंड करूंगा इसके साथ 2-3 क्वेश्चन रहेगा, सॉल्यूशन भी रहेगा। एक बार देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ड्यू टू दैट। ठीक है, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। क्या डाउट है? ग्रेविटेशन कितना डाउट्स है? ग्रेविटेशन के कितने डाउट्स है? तुम्हारा वीक में एक दिन लेक्चर नहीं होता है ना, किस दिन लेक्चर नहीं होता है? थर्सडे, थर्सडे को नहीं होते। थियरी में तो पूछ लेना, फिर लेक्चर के बाद पूछ लेना। नहीं नहीं, अभी एक इसका सेकंड पार्ट बताऊंगा, इसके बाद लेक्चर होगा। थियरी में तो पूछ लेना, फिर लेक्चर के बाद ही पूछ लेना, ठीक है। इनसाइड द शीट बताऊंगा, फिर ये वाला पार्ट अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल। यस, यस, हर साइड से इनफाइनाइट है। अपन इतना ही शो कर रहे हैं, बट इस साइड भी इनफाइनाइट, इस साइड भी इनफाइनाइट, उस साइड भी इनफाइनाइट। सिर्फ इसका थिकनेस है डी, सिर्फ इसका थिकनेस दिया हुआ डी, बाकी हर साइड से कैसा है? इनफाइनाइट। तो क्या करना पड़ेगा? एक एक थिन शीट लेना पड़ेगा। तो क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स विड्थ का एक थिन शीट लिया। तो थिन शीट में क्या हो गया, उसकी वजह से फील्ड कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो इसके लिए सिग्मा डिफाइन करना होगा, तो रो डीएक्स हो जाएगा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको इंटीग्रेट करोगे, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डीएक्स का इंटीग्रेशन मतलब समेशन ऑफ दिस डीएक्स, मतलब डीएक्स 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 पूरा ऐड करोगे, यू विल गेट द विड्थ ऑफ दिस या थिकनेस ऑफ दिस शीट, थिकनेस ऑफ दिस शीट, है ना। तो उसकी वैल्यू डी हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? रो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डन। Second, case 2, inside the sheet, yes, ठीक है। अंदर किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला डिस्टेंस d/2, ये d/2 है, ये d/2 है, और ये भी d/2। मुझे कहीं यहाँ से इस एक तरह का ये एक्सिस हो गया, इस एक्सिस से मुझे x डिस्टेंस पे फाइंड करना है। कहाँ पे? x डिस्टेंस पे, इस p पॉइंट पे फाइंड करना है। इस x डिस्टेंस पे, इस p पॉइंट पे फाइंड करना है। तो देखो, p पॉइंट पे फाइंड करना है तो दो शीट बन जाएगा। एक बन जाएगा ये वाली शीट, एक ये शीट बन जाएगा, और एक ये शीट बन जाएगा, दो शीट बन जाएगा, है ना। एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। क्लियर है? तो सरफेस पे भी देखो, यहाँ पे तुम एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पे एक्सप्रेशन देखिए, क्या ये डिस्टेंस मैटर कर रहा है? ये डिस्टेंस, आर डिस्टेंस फाइंड करना है, ये आर डिस्टेंस मैटर कर रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा है ना आर। तो यहाँ पे फाइंड करोगे तो भी वही आएगा, सरफेस पे फाइंड करोगे तो भी वही आएगा, कहीं पे इस साइड फाइंड करो तो भी वही आएगा। तो सरफेस पे भी यही होगा। इक्वल्स टू, आप साइड में लिख लीजिए, ई सरफेस लिख लीजिए। क्या आएगा? सरफेस पे भी वही आना है, सरफेस पे भी क्या आएगा? वही है। तो यहां से अगर आप बात करोगे तो दो शीट हो गया, एक ये हो गया, ये वाला, और ये एक दूसरा हो गया। तो इसका थिकनेस कितना हो जाएगा?
d/2 प्लस एक्स हो जाएगा। इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, d/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी इस पॉइंट पे, पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड होगी फील्ड, और इसकी वजह से उस साइड होगी फील्ड। इस पी पॉइंट पे एक फील्ड इस साइड आएगा E1 और एक फील्ड इस साइड जाएगा E2। एक फील्ड इस साइड आएगा E1 और एक फील्ड उस साइड जाएगा E2। तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, E इन कितना हो गया यार, E2 ग्रेटर होगा E1 से, तो E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी, तो रो टोटल थिकनेस आता था, टोटल थिकनेस कितना है, d+2 d/2 प्लस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना जाएगा, रो इंटू d/2 माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो d/2 प्लस रो एक्स, एलसीएम ले लीजिए 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, माइनस रो d/2 प्लस रो एक्स, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाली कितनी है, 2 रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला चला जाएगा, रो एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स आ जाएगा, ये ई इन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ई इन। कहाँ से लिया, ये एक्सिस से लिया है, यहाँ से लिया है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, रो एक्स बाय एप्सिलॉन। कॉपी कर लीजिए। अब बोलो सर इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पे क्वेश्चन अगर आएगा ना तो नॉर्मली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्ट तुमसे ये पूछेगा, ये वाली वैल्यू क्या हो, या कोई चार्ज यहाँ पे रख दिया है तो उन दोनों के बीच फोर्स पूछा जाएगा, उन दोनों के बीच फोर्स पूछा। ठीक है, तो सरफेस पे भी वही होगा जो आउटसाइड होगा, और इनसाइड में एक्सिस से ऐसे वैरी करेगा इस डिस्टेंस। कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। इसके साथ 2 और 3 क्वेश्चंस अटैच रहेंगे, तो एक बार आप उसको उस क्वेश्चन को जरूर देखिए, उसका सॉल्यूशन भी रहेगा उसमें, बट आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिए। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे। बाय, टेक केयर। हैंड रेस करो, क्या डाउट है तुम्हारा, बोलिए क्या डाउट्स। हाँ जी। सर आपने वो सेल्फ एनर्जी का कराया था ना। यस। सर मुझे वो थ्योरी समझ नहीं आई कि सेल्फ एनर्जी सर मतलब उसने आपने डिफाइन कैसे किया, और सर फिर आपने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें यू इंटरैक्शन प्लस सेल्फ एनर्जी किया था हमने सर, तो वो मुझे समझ ही नहीं आया। देखो सेल्फ एनर्जी क्या है, पहले इसको ऐसे समझ लीजिए आप। आपको क्या बनाना है, एक शेल बनाना है या सॉलिड स्फीयर, या सॉलिड स्फीयर, ये आपको बनाना है। मतलब एक मुझे एक चाहिए, एक शेल चाहिए, थिन शेल जिसका रेडियस आर है, मास एम है। एक सॉलिड स्फीयर चाहिए जिसका रेडियस आर है और मास है। तो ये शेल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पहले एक इमेजिनरी लाइन बना, इमेजिनरी सरफेस यार, एक मिनट यार, एक मिनट रुको। यस सर, यस। हेलो। हाँ सर। पता नहीं शायद, अरे आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। मैं audible हूँ। यस सर, ऑडिबल है। देखो वो पता नहीं, वो थोड़ा हो गया ना, वो हीट हो गया होगा इसलिए सो हो गया। तो क्या है कि मान लीजिए एक इमेजिनरी सरफेस बना लिया, इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे ड्रॉ लिया। तो अभी इस सरफेस पे मुझे मास लाना है, कितना मास, एम मास।
तो ये बताओ, जब मास लाएंगे तो कहीं इन्फिनिटी से, तो जब इनसे मारेंगे तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसी सरफेस पे मास आ चुका है m, t टाइम पे इसके सरफेस पे मास क्या आया m। तो जब इन्फिनिटी से मास, अब ये dm मास इन्फिनिटी से लाओ, कितना मास dm, तो dm मास जब आप इन्फिनिटी से लाओगे तो अभी इसके बीच और इसके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन होगा। मतलब इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट कुछ वर्क करेगा। जैसे अपन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते थे, क्या डिफाइन करते थे, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते थे। यहाँ पे एक मास है, इन्फिनिटी से मास ला रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो उसके बीच क्या होता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, क्योंकि उस मास को कैसे लाना है, स्लोली मूव कराना, स्लोली मूव कराने के लिए नेट फोर्स 0 होगा। तो सेम वैसा ही केस यहाँ पे हो जाता है। पहले यहाँ पे कोई मास नहीं था, इमेजिनरी एक सरफेस बना दिया, उसी सरफेस पे मास को लाकर, इन्फिनिटी से मास को लाकर यहाँ पे रख रहे हैं। तो किसी भी टी टाइम पे मान लीजिए मास m हो गया, तो जब डीएम मास आएगा तो अभी एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क है वो है पॉजिटिव, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो वो वर्क कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा ना यार। तो वो वर्क क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो वर्क क्या होता है, ये जो फाइनल अपना बना कॉन्फ़िगरेशन, तो वो वर्क कहाँ गया, तो वो वर्क जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। सेम उसी टाइप का इसमें रेडियस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका मास भी इंक्रीज होगा, तो इसका रेडियस भी इंक्रीज होगा। तो पहले मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पे इसका रेडियस r है और इसका मास m हो गया है। अब डीएम मास को जब लाओगे तो डीएम मास को लाने से अज्यूम कर लो इसका रेडियस कितने से इंक्रीज हो रहा है, dr से। तो dr से इंक्रीज हो रहा है और मास m है, तो फिर से एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क करेगा, किसके अगेंस्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा तो वो वर्क किसी ना किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा ना। वर्क क्या होता है, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है वर्क। यस सर। ही होता है ना। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क, वही क्या होगा, इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो गया। तो इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मतलब अगर एक ऐसा सॉलिड स्फीयर है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी खुद की भी एनर्जी होगी। क्यों होगी एनर्जी, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। ऐसे ही यूं ही ये सॉलिड स्फीयर नहीं बन गया है ना। तो इन्फिनिटी से मास लाया गया होगा तब ये सॉलिड स्फीयर बना है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी गई हो। इसलिए इसका क्या फाइंड कर, अपन क्या बताते हैं, सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी आ जाता है इसका खुद का। ओके सर। ठीक है, तो अब उसी में क्वेश्चन किया था कि दो की सेल्फ एनर्जी, क्योंकि पहले जितना भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते थे उसमें कभी भी सेल्फ एनर्जी को कंसिडर किया ही नहीं किया ना। कभी किया कंसिडर, तो आपको बताया था कि जब इसका मास चेंज होगा या रेडियस चेंज होगा तब आप सेल्फ एनर्जी को कंसिडर कीजिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, वरना कंसिडर मत करना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनिशियली जितनी ये सेल्फ एनर्जी होगी फाइनली भी उतनी ही होगी, तो हमेशा वो कैंसल आउट हो जाएगा, हमेशा वो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इसलिए उसको कंसिडर नहीं करना। क्लियर है। यस जैसे सर। मान लीजिए ये यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे था, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, ये पार्टिकल ये मूव नहीं कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी सपोज फाइंड करनी होगी इस पार्टिकल की, ये मान लीजिए इसका मास जो है, मास ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ दिस पार्टिकल। तो इसको रेस्ट में आप मान लीजिए, तो ये जब ये यहाँ पे आएगा v से, v वेलोसिटी से, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। आप क्या लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे। तो आप लिखोगे पहले g m by r, पोटेंशियल पहले जो है वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0। जब ये यहाँ पे आएगा तो मान लिया g m by r डैश प्लस हाफ mv स्क्वायर, इतना लिख लिया। आप चाहते तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते थे, चाहते तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते थे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते तो क्या होते हैं, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी gm by 2gm by, नहीं सॉलिड मान लिया तो 3gm by 5r स्क्वायर। तो 3gm by 5r स्क्वायर इस साइड भी आता और यहाँ पे भी आता ना। अभी भी तो वही है ना, इसका शेप थोड़ी चेंज हो रहा है। तो अभी भी आप यही लिखते हैं -3gm by 5r स्क्वायर। तो ये वाला टर्म हमेशा कैंसल आउट हो जाता है, ये वाला टर्म हमेशा क्या हो जाएगा,
कैंसिल आउट हो जाएगा, Yes, sir. इसीलिए आपको वो कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है? Yes, sir. Thank एक you, बार sir. फिर से रिवाइज कीजिए, वो देखिए क्या है।